नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 फूल और कांटा कविता के प्रश्नोत्तरों का पार्ट 2 करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आइए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आप प्लेलिस्ट को कैसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको YouTube के सर्च बार में एजू मैग्नेट को टाइप करना है। जैसे ही आप एजू मैग्नेट को टाइप करके सर्च कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है ओपन होगा। फिर आपको व्यू चैनल पर जाना है। जैसे ही आप व्यू चैनल पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज जो है वो खुल जाएगा, जिसमें आपको ये सभी ऑप्शन जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर आप वीडियोस पर जाते हैं तो चैनल पर जितनी भी वीडियोस हैं वो सभी आपके सामने खुल जाएंगी। आप जो वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज वीडियोस जो हैं मिल जाएंगी। आप अपनी मन चाही वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आप विजिट शॉप या स्टोर पर जाकर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको चैनल पर आने वाली वीडियोस का अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों ओ निराले रंग से, है सदा देता कली का जी खिला। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द कौन सा? ये वाला, ठीक है, जिसके नीचे रेखा खींची गई है। क्या आपने इस शब्द को पहले कहीं पढ़ा है? यह शब्द है और। कविता में र वर्ण नहीं लिखा गया है। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कवि भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में ऐसी अनेक विशेषताएं छिपी हैं, जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी तुकांत है आदि। अब प्रश्न हमें दिया गया है, अपने समूह के साथ मिलकर इन विशेषताओं की सूची बनाइए कि इस कविता में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो कविता की विशेषताओं की सूची इस प्रकार है। लय और तुकबंदी, जैसे पिला, खिला, ठीक है, तुकांत वाले शब्द, अंतिम पंक्तियां मिलती जुलती हैं जिसमें। फिर दूसरी विशेषता ध्वनि लोप यानी अक्षरों की छूट, जैसे और को ओ लिखा गया है। फिर तीसरी विशेषता क्या है? भाववाचक भाषा, प्रकृति की वस्तुओं को भावनाओं से जोड़ा गया है। चौथी विशेषता संक्षिप्त भाषा प्रयोग, जैसे प्यार डूबी तितलियों कहना, ठीक है। पांचवी विशेषता मानवीकरण, पेड़ पौधे जैसे जीवित प्राणियों की तरह व्यवहार करते दिखाई गए हैं। जैसे कविता में भी हमने पढ़ा है कि फूल जो है तितलियों को गोद में लेकर, गोद में तो नहीं ले सकते ना वो, लेकिन मानव की तरह, मनुष्यों की तरह उन्हें क्रिया करते हुए बताया गया है वहां पर। कविता की एक विशेषता क्या हो सकती है? मानवीकरण। फिर अगली विशेषता विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग, जैसे खटकता, सोहता, यानी विलोम शब्दों का प्रयोग भी कविता में किया गया है। अगली विशेषता मुहावरों और कहावतों का प्रयोग, जैसे फाड़ देता है किसी का वर बसन। अगला प्रश्न, नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये विशेषताएं झलकती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी
ढूंढ सकते हैं। तो कविता की विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं और पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। तो पहली विशेषता पढ़ते हैं। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। एक ही वर्ण से जो शुरू होने वाले शब्द हैं, ठीक है, एक ही पंक्ति में आए हैं और साथ साथ आए हैं। तो इस विशेषता का मिलान आप इससे कर सकते हैं, भोर को अपना अनूठा रस पिला। यहाँ पर अपना और अनूठा जो है वो अवर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं, दोनों एक ही वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं और साथ साथ आए हैं। तो इस पंक्ति से आप इस विशेषता का मिलान कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगली विशेषता है मुहावरे का प्रयोग किया गया है। मुहावरे का प्रयोग कहाँ किया गया है? फाड़ देता है किसी का वर बसन। तो इससे कर सकते हैं आप इस पंक्ति का मिलान, ठीक है। फिर तीसरी विशेषता, प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न कहाँ पूछा गया है? किस तरह कुल की बड़ाई काम दे। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि किस तरह कुल की बड़ाई जो है वो काम आए। इस विशेषता का मिलान आप इस पंक्ति से कर सकते हैं। फिर अगली विशेषता है प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों में मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। फूल लेकर तितलियों को गोद में। तो इस विशेषता का मिलान जो है इस पंक्ति से होगा, इस तरह से, ठीक है। फिर पांचवी विशेषता है एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। तो यहाँ पर खटकता और सोहता दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति का मिलान हम इससे करेंगे। अब जो ये पंक्ति रह गई है सदा देता कली का जी खिला। तो इस पंक्ति का मिलान, इस पंक्ति का मिलान हम कविता की पहली विशेषता से कर सकते हैं कि एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। जैसे कली और का में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, क वर्ण एक साथ आया है, ठीक है। तो इस पंक्ति का मिलान भी आप इससे कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अगला प्रश्न कविता का सौंदर्य। आगे कविता की कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनमें कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और साथ में मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द भी दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द से वह पंक्ति पूरी करके देखिए। जो शब्द उस पंक्ति में जच रहे हैं उन पर घेरा लगाइए। तो पंक्तियां क्या हैं? है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। डैश में उन पर चमकता डैश भी, एक ही सी है एक ही सी चांदनी है डालता। तो पहला जो खाली स्थान है, पहला जो रिक्त स्थान है, यहाँ पर रात, रात्रि, रजनी या निशा में से कौन सा जच रहा है वो लिखना है हमें। तो रात्रि लिख देते हैं हम। रात्रि में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। फिर अगली पंक्ति, डैश उन पर है बरसता एक सी उन पर डैश है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। डैश उन पर है बरसता एक सा, मेघ, ठीक है, मेघ जो है वो जच रहा है। एक सी उन पर डैश है बही, एक सी उन पर पवन है बही, ठीक है। अब प्रश्न ख, अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि कौन सा शब्द रिक्त स्थानों में सबसे अधिक साथियों को जच रहा है और क्यों। इस प्रश्न के उत्तर में हमें बताना है कि हमारे कितने साथियों को ये जो शब्द हैं ये अच्छे लगे हैं और क्यों लगे हैं। हमारे समूह को रात्रि, चांद, मेघ और पवन शब्द सबसे अधिक उपयुक्त लगे।
क्योंकि ये शब्द काव्य भाषा के अनुरूप हैं। इनमें सौंदर्य, भाव और लय का अच्छा मेल है। साथ ही ये शब्द कविता को शुद्धता और गरिमा प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न विशेषण। भोर का बेध देता श्याम तन। श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ श्याम शब्द भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है। श्याम शब्द जो है वो भंवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, उसके तन की विशेषता बता रहा है कि उसका तन कैसा है, श्याम है यानी कि काला है। अर्थात श्याम विशेषण है। तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्द। अर्थात तन विशेष्य शब्द है और जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं वही क्या होते हैं, जिनकी विशेषता बताई जा रही है वही क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। अब नीचे दी गई पंक्तियों में विशेषण और विशेष्य शब्दों की पहचान करके लिखिए। तो पंक्ति है, भोर का बेध देता श्याम तन। तो विशेषण क्या है इसमें, श्याम, और विशेष्य क्या है, तन। अगली पंक्ति, फाड़ देता है किसी का वर बसन। तो बसन जिसकी विशेषता बताई जा रही है और विशेषता क्या है, वर। ठीक है। अगली पंक्ति, भोर को अपना अनूठा रस पिला। तो यहाँ पर रस क्या है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और रस कैसा है, अनूठा, तो वो है विशेषण। अगली पंक्ति, निज सुगंधों और निराले ढंग से। यहाँ पर निज क्या है, विशेषण, और सुगंध क्या है, विशेष्य। सुगंध कैसी है, अपनी है। और निराले ढंग, निराले भी यहाँ पर विशेषण है, और ढंग क्या है, विशेष्य। कि ढंग कैसा है, निराला, और सुगंध कैसी है, निज। ठीक है। तो ये इस पंक्ति में दो विशेषण और दो विशेष्य हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। जैसे फूल की विशेषता क्या हो सकती है, फूल सुंदर हो सकता है। ठीक है, सुंदर। और क्या हो सकता है, रंग बिरंगा। ठीक है, रंग बिरंगा फूल। तो ये होगी फूल की विशेषताएं। कांटा, कांटा कैसा हो सकता है, नुकीला। ठीक है। और क्या हो सकता है कांटा, कांटे की विशेषता क्या हो सकती है, नुकीला और पीड़ादायक। पीड़ादायक, पीड़ा पहुंचाने वाला। तो में के लिए विशेषण हो सकता है सफेद में या काला में। ठीक है, सफेद में, काला में। चांद के लिए हो सकता है गोल चांद, चमकीला चांद। रात के लिए अंधेरी रात। ठीक है, अंधेरी रात, या लंबी रात भी कह सकते हैं, लंबी रात। तो इन विशेषण के अलावा आप अपनी ओर से भी विशेषण इन शब्दों के लिए लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, पाठ से आगे आपकी बात। यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? मैं फूल को चुनूंगा क्योंकि वह सौंदर्य, शांति और प्रसन्नता का प्रतीक है। यह लोगों के जीवन में आनंद भरता है। अगला प्रश्न, कविता में बताया गया है कि फूल अपनी सुगंध और व्यवहार से चारों ओर प्रसन्नता और आनंद फैला देता है। आप अपने मित्रों या परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या-क्या करते हैं और क्या-क्या कर सकते हैं? उत्तर है, मैं अपने परिवार और मित्रों को खुश रखने के लिए उनसे प्रेम पूर्वक बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ और उनके साथ समय बिताता हूँ। मैं उनके दुख के समय उनका सहारा भी बन सकता हूँ। अगला प्रश्न है, फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास से ऐसे अन्य उदाहरण दीजिए। संकेत भी दिया गया है कि वस्तुएं लिख सकते हैं जैसे नमक और चीनी, स्वभाव लिख सकते हैं जैसे शांत और क्रोधी, स्वाद लिख सकते हैं जैसे खट्टा मीठा,
रंग लिख सकते हैं जैसे काला सफेद, और अनुभव जैसे सुख दुख। तो ये हमें संकेत दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण जहां विपरीत प्रकृति की चीजें एक साथ होती हैं। तो एक तो हो गया नमक और चीनी, धूप और छांव, गर्मी और ठंडक, सुख दुख, कोमलता और कठोरता, रंग हो गया नीला और पीला। ठीक है। अगला प्रश्न, छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर बसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन कीजिए जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं। उस समस्या का समाधान भी सुझाइए, हल भी सुझाइए। तो समस्या होगी कि मेरे आसपास की एक समस्या है जल प्रदूषण। ठीक है। यह समस्या जीवन के लिए हानिकारक है, जैसे कांटा चुभता है, कि क्योंकि बिना जल के कुछ भी संभव नहीं है। जब तक जल साफ नहीं होगा तो हमारे जीवन में परेशानियां जो हैं वो आती रहेंगी। और समाधान क्या हो सकता है इसका? जल का संयमित उपयोग करें, कूड़ा नदी झील में ना डालें, और जल संरक्षण अभियान चलाएं। अब अगला प्रश्न है सृजन। इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहां चाहे अपने मनोनीत रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं, कि बिना रंगों के भी चित्र बना सकते हैं और केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से, यानी कि जो रंग आपके पास हैं उनसे भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे, इसकी चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कल्पना को जैसा मन करे वैसा साकार कर सकते हैं। तो ये जो खाली जगह दी गई है, यहाँ पर आपको इस कविता के बारे में चित्र बनाना है। ठीक है। जैसे आप एक सुंदर सा यहाँ पर पौधा बना सकते हैं। ठीक है। उस पर सुंदर सुंदर फूल बना सकते हैं, साथ में कांटे बना सकते हैं। ठीक है। उनमें रंग भर सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं, पौधे का चित्र जिसमें फूल भी हैं। ठीक है। और ये कांटे भी हैं। ठीक है। जो इस कविता से संबंधित है। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि फूल और कांटे के बीच बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। संवाद का विषय निम्नलिखित हो सकता है। उनके गुणों और विशेषताओं पर चर्चा, यह समझाना कि उनका जीवन में क्या योगदान है। जैसे फूल कह सकता है, उदाहरण दिया गया है, मैं दूसरों के जीवन में सुगंध और सुख फैलाने आया हूँ। और कांटा कह सकता है, और मैं संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए हूँ। जैसे इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं, फूल जैसे कह रहा है, मैं अपनी खुशबू से लोगों के दिलों में प्रेम भरता हूँ। और कांटा, और मैं उन्हें सावधानी और संघर्ष का पाठ पढ़ाता हूँ। फिर फूल कहता है, तुम कभी चुभते हो पर तुम्हारी वजह से लोग सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं। कांटा कहता है, और तुम्हारे कारण जीवन में सौंदर्य बना रहता है। फिर फूल कहता है, हम दोनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं। तो इस तरह की बातचीत फूल और कांटे के बीच में हो सकती है। विभिन्न समूह बनाकर कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए, डिबेट। ठीक है। इसके लिए विषय है, जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। टॉपिक क्या हो गया? जीवन में फूल और कांटे दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है। कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला, आपकी कक्षा में पहले से 7-8 समूह बने होंगे, ग्रुप्स बने होंगे। आधे समूह फूल के पक्ष में तर्क देंगे, आधे फूल के पक्ष में होंगे, और बाकी आधे जो हैं वो कांटे के पक्ष में तर्क देंगे, अपने विचार देंगे। फिर दूसरा क्या है, एक समूह निर्णायक मंडल की भूमिका निभाएगा। निर्णायक मंडल का काम होगा तर्कों को ध्यान से सुनना, प्रस्तुति शैली और तर्कों की गहराई के आधार पर अंकों का निर्धारण करना। निर्णायक मंडल यानी कि जजिस की भूमिका निभाएंगे। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, प्रत्येक समूह को तैयारी के लिए 15 मिनट का समय मिलेगा ताकि वे अपने तर्क तैयार कर सकें। सभी समूह अपने अपने तर्क मिलकर सोचेंगे और लिखेंगे। अगला पॉइंट, प्रत्येक समूह को अपने
पक्ष में बोलने के लिए 3-4 मिनट का समय लगेगा। दूसरा समूह पहले समूह के तर्कों पर 1-2 मिनट में उत्तर देगा या उनसे प्रश्न पूछेगा। फिर अगला पॉइंट, सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे की बात ध्यान से सुननी होगी, बीच में टोकने की अनुमति किसी को नहीं होगी कि बीच में उसे आप टोक नहीं सकते। अगला पॉइंट, सभी समूहों का क्रम तय किया जाएगा। वाद विवाद के लिए क्रम इस प्रकार हो सकता है: समूह 1 फूल के पक्ष में, फिर समूह 2 कांटे के पक्ष में, समूह 3 फूल के पक्ष में, समूह 4 कांटे के पक्ष में, और इसी प्रकार इसी क्रम से आगे बढ़े। फिर अगला पॉइंट क्या है, जो समूह निर्णायक मंडल का कार्य कर रहा है वह वाद विवाद के अंतराल में यानी हाफ टाइम में तर्क, भाषा कौशल और प्रस्तुति शैली के आधार पर अंकों का निर्धारण करेगा। फिर अगला पॉइंट, निर्णायक मंडल अंकों के आधार पर विजेता समूह का निर्णय करेगा कि कौन सी टीम जो है जीतती है। अगला पॉइंट, समूह के प्रयासों के लिए तालियां बजाएं और उनकी प्रशंसा करें। संभव हो तो विजेता समूह को कोई पुरस्कार या प्रमाण पत्र दिया जाए, उन्हें कोई पुरस्कार दे सकते हैं जिससे उनका हौसला बढ़े। फिर लास्ट पॉइंट है, विद्यार्थी वाद विवाद गतिविधि के अनुभवों पर एक अनुच्छेद भी लिख सकते हैं कि आपने इस गतिविधि के दौरान, इस गतिविधि के बाद जो भी अनुभव किया है वो आप अनुच्छेद के रूप में लिख सकते हैं कि आपको ये गतिविधि कैसी लगी, आपको कौन से तर्क अच्छे लगे। इस तरह से अनुच्छेद आपको लिखना है। अगला प्रश्न है आज की पहेली। नीचे कुछ ऐसे पेड़ पौधों के चित्र दिए गए हैं जिनमें फूल और कांटे साथ साथ पाए जाते हैं। चित्रों को सही नामों के साथ रेखा खींचकर जोड़िए। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है पौधे का और यहाँ पर चित्र दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे वर्णन और यहाँ पर चित्र। तो सबसे पहले दिया गया है बबूल। तो बबूल के बारे में क्या बताया गया है, फूल होते हैं पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार, पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार फूल होते हैं, कांटे होते हैं लंबे और नुकीले, और विशेषता क्या है, इसका उपयोग ईंधन, चारा और औषधियों में किया जाता है। तो आपको चित्र में से बबूल का पौधा जो है पहचानना है और फिर उसके उसका मिलान करना है, चित्र से मिलान करना है। तो बबूल का पौधा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो इसका मिलान आप इससे करेंगे। इसमें पीले या सफेद छोटे गुच्छेदार फूल होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कांटे इसके लंबे नुकीले। ठीक है, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, ईंधन, चारा और औषधियों में। फिर अगला पौधा है गुलाब का। फूल कैसे होते हैं, विभिन्न रंगों में, विशेष रूप से लाल, सफेद और गुलाबी। कांटे तने पर छोटे और तीखे, और विशेषता सजावटी पौधा और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता क्या है कि इसकी सजावटी पौधे के रूप में प्रयोग किया जाता है और परफ्यूम बनाने के लिए। तो चित्र से ही आप पहचान लेंगे, गुलाब का फूल भी आपको दिख रहा होगा। तो ये है गुलाब, तो इसका मिलान इससे करेंगे। फिर है अगला पौधा नागफनी। फूल कैसे होते हैं, रंग बिरंगे पीले, नारंगी या गुलाबी। कांटे पूरी सतह पर छोटे या लंबे, और विशेषता क्या है, सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है और सजावटी पौधे के रूप में भी उगाया जाता है। ठीक है, तो ये है ये वाला। ठीक है, रंग बिरंगे पीले, नारंगी या गुलाबी फूल, और पूरी सतह में इसके छोटे या लंबे कांटे होते हैं। अगला पौधा है बेर। फूल कैसे होते हैं, छोटे और हल्के पीले। कांटे कैसे होते हैं, शाखाओं पर छोटे छोटे, और विशेषता इसके फल खाद्य और औषधीय होते हैं। तो बेर का पौधा कौन सा हुआ, ये वाला। इसके फूल कैसे हैं, छोटे। फूल कैसे हैं, छोटे और हल्के पीले, और शाखाओं पर छोटे छोटे कांटे, ये जो आप दिखाई दे रहे होंगे आपको ये। ठीक है, फिर अगला पौधा है करोंदा। फूल कैसे होते हैं, छोटे, सफेद और सुगंधित। कांटे शाखाओं पर छोटे छोटे और तीखे, और विशेषता क्या है, फूल सजावटी और मधुर सुगंध वाले होते हैं। इसके फल से अचार, जैम और जेली बनाई जाती है। यह शुष्क और पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है, ये वाला। तो इसका मिलान हम इससे करेंगे। ठीक है,
और इसका मिलान हम इससे करेंगे। अब अगला पौधा है नींबू। फूल कैसे होते हैं? छोटे, सफेद और हल्की गुलाबी छाया लिए हुए, सुगंधित और गुच्छेदार। कांटे शाखाओं पर छोटे और तीखे कांटे, और फल खट्टे और विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इनका उपयोग पेय पदार्थ, अचार, औषधियों और खाना बनाने में भी किया जाता है। तो इसका मिलान होगा इस पौधे से। आप चित्र में भी साफ साफ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमें नींबू भी दिया गया है। तो इसका मिलान इससे करेंगे। ठीक है। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।